एपिसोड 6। दिल्ली कपूर मेंशन में 2 किलोमीटर में फैला हुआ गार्डन के बीचों बीच फाउंटेन। गार्डन में तरह तरह के लगे फूल देखने में ही मन मोह रहे थे। जितना मेंशन बाहर से सुंदर है, उससे कहीं ज्यादा अंदर से भव्य है। मार्बल फर्श, जगह जगह एंटीक सामान मेंशन की और भी शोभा बढ़ा रहे थे। मेंशन के गेट से अर्जुन की कार की एंट्री होती है। अर्जुन की फैमिली हॉल बैठे अर्जुन का ही इंतजार कर रही थी। अर्जुन की फैमिली में उसके दादा दादी, मम्मी पापा, उसका बड़ा भाई आदित्य, बहन मानसी और चाचा चाची और उनके बच्चे, बेटा अमित, बेटी नव्या और वान्या जो जुड़वा हैं। अर्जुन के ताऊ और ताई भी थे जो आदित्य के मम्मी पापा थे। अर्जुन उन्हें बड़े पापा और बड़ी मम्मी कहकर बुलाता था। एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। तब से अर्जुन के मॉम डैड ने आदित्य को अपने बेटे की तरह पाला है। आदित्य भी उन्हें मॉम डैड ही कहता है और अर्जुन आदित्य को अपना बड़ा भाई। अर्जुन के हॉल में आते ही उसके भाई बहन भागकर उसे गले से लगा लेते हैं। उनके चेहरे की मुस्कान ही बताती है कि वो अर्जुन को कितना याद कर रहे थे। अर्जुन सबको एक एक करके सबको गले से लगाता है और फिर दादा दादी की तरफ बढ़ता है और उनके पैर छूता है। दादी उसका सर सहलाते हुए कहती हैं, कितना तरसाता है इन बूढ़ी आंखों को। दादी की ये बात सुनकर अर्जुन कहता है, दादू क्या आपको यहाँ कोई बुढ़ा दिख रहा है? तब दादू जल्दी से बोलते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, और वो हंसने लगते हैं। फिर अर्जुन अपनी माँ के पैर छूता है और उनको गले से लगा लेता है। एक प्यारा सा सुकून जो माँ के आंचल में ही मिलता है, उस सुकून को पाकर अर्जुन अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है, आपकी बहुत याद आई मॉम। अर्जुन की मॉम मिसेस ममता अधिराज कपूर, डेड मिस्टर अधिराज कपूर हैं। फिर अर्जुन अपने डेड की तरफ बढ़ता है, उनके पैर छूकर उन्हें गले से लगा लेता है, पर बोलता कुछ नहीं है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। खुद अधिराज भी। सब एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं, क्योंकि बहुत सालों से अर्जुन अपने डेड के सिर्फ पैर छूता था, गले नहीं मिला। पर इस बार ये करिश्मा देखकर सब हैरान भी थे और खुश भी। ममता जी को इस बार अर्जुन की आंखों में कुछ अलग ही चमक देखती है। फिर अर्जुन अपने भाई आदित्य की तरफ बढ़ जाता, जो सोफे पर बैठा था, और उसके गले लग जाता है। आदित्य का कल ही एक्सीडेंट हुआ था, जो उनके राइवल ने कराया था। आदित्य अभी थोड़ी देर पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आया था। अर्जुन के आने की खबर सुनकर वो भी हॉल में उसका इंतजार करने लगा। अर्जुन कहता है, कैसे हैं आप भाई? आदित्य बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता, तू कैसा है? इस बार आने में तूने बहुत समय लगा दिया, अब जल्दी नहीं जाने दूंगा तुझे। अर्जुन के भाई बहन सब एक साथ बोलते हैं, हाँ, इस बार आपको जल्दी नहीं जाने देंगे भाई। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और अर्जुन कहता है, हाँ, मैं कुछ दिन तक यहीं पर रहूंगा, मुझे भी कुछ काम है। अर्जुन की बात सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। इस बार वो किसी अलग ही अर्जुन को देख रहे थे। उसमें ना गुस्सा था, ना ही कोई नाराजगी, वरना इन 15-16 सालों में किसी ने नहीं देखा कि अर्जुन कभी हॉल में सबके साथ बैठा हो। ममता कहती है, चलो अब बातें बहुत हो गई, फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लो सब। लंच टाइम होने वाला है तो सभी टाइम पर लंच करने आ जाना। सभी ओके बोलकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ममता आदित्य से कहती है, आदित्य, तुम्हारा लंच तुम्हारे कमरे में ही आ जाएगा, तुम्हें नीचे आने की जरूरत नहीं है। तो आदित्य कहता है, जी मॉम। आदित्य फिर अर्जुन से कहता है, अर्जुन मुझे जरा कमरे तक छोड़ देना। अर्जुन बोलता है, जी भाई, और सहारा देकर आदित्य को ऊपर कमरे की तरफ ले जाता है। ममता और अधिराज भी अर्जुन को ऐसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए आदित्य अर्जुन से कहता है, तो क्या हाल है मिस्टर वालिया के? ठीक तो बिल्कुल नहीं होंगे। अर्जुन कहता है, उसने मेरी फैमिली को परेशान किया है, तो वो ठीक कैसे हो सकता है? आदित्य कहता है, इस एक्सीडेंट में उसके बेटे का कोई हाथ नहीं है। तो अर्जुन कहता है, हाँ, मुझे पता है भाई। आदित्य के कमरे के गेट पर पहुंचकर अर्जुन कहता है, भाई, अब आप आराम करिए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। फिर दोनों बाय करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अर्जुन के कमरे में अर्जुन अपने पॉकेट में से पेपर निकालकर कबर्ड में रख देता है और अपने कपड़े लेकर फ्रेश होने चला जाता है। उदयपुर
सर्विलांस रूम के बाहर केसर फोन पर मानिक से कहता है, सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, मैं स्टारलाइट होटल जा रहा हूँ। तो मानिक बोलता है, ठीक है, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। 2 दिन बाद मेहरा हाउस में नीरा कहती है, डेरा भाई कितने बजे तक आएंगे? राजीव जी बोलते हैं, प्रिंसेस वो रात तक आएगा, अभी तुम अच्छे से ब्रेकफास्ट करो। नीरा कहती है, नहीं मुझे भूख नहीं है। राजीव जी बोलते हैं, अगर तुमने अच्छे से ब्रेकफास्ट नहीं किया तो मैं अक्ष से कह देता हूं कि वो आज ना आए। नीरा मुंह फुलाकर कहती है, मैं कर रही हूं ब्रेकफास्ट, आप भाई को बोलो अभी घर पर आए। राजीव जी बोलते हैं, मेन अभी उसको बोलता जल्दी घर आने के लिए। लक्ष्य चिढ़ते हुए बोलता है, ड्रामेबाज छिपकली, जल्दी कर, छिपकली कोलाज के लिए लेट हो रही है। दोनों राजीव जी को बाय करके घर के बाहर निकल जाते हैं। घर के गेट पर खड़े 2 लोगों की नजर उन्हीं पर थी। माणिक बोलता है, तो तुम मिल ही गई। माणिक फिर केसर से कहता है, केसर किंग को पता चलने से पहले ही ये काम हो जाना चाहिए। तो केसर बोलता है, आज रात को ही हो जाएगा, ऐसा बोलकर दोनों वहां से चले जाते हैं। दिल्ली, कपूर इंडस्ट्री, अर्जुन के केबिन में विराज बोलता है, बॉस, जब से हमने मुंबई पोर्ट से किंग का माल अपने कब्जे में लिया है, तब से किंग बहुत गुस्से में आ गया है। इस बार किंग कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। मुंबई में भी किंग के लोगों में काफी हलचल मची हुई है। अर्जुन कहता है, तो क्या किंग भी इंडिया आया है? विराज बोलता है, नहीं बॉस, उसकी लोकेशन अभी भी कनाडा ही है। अर्जुन विराज की तरफ देखकर बोलता है, विराज उसका हर एक काम बिगड़ना चाहिए, उसे इतना गुस्सा दिलाओ कि वो खुद परेशान होकर इंडिया आ जाए। तो विराज बोलता है, बॉस, आप चाहे तो उसे वहीं पर मरवा सकते, तो फिर उसे यहाँ क्यों बुलाना है? अर्जुन कहता है, नहीं विराज, उसकी मौत सिर्फ मुंबई में होगी, जहां से उसे किंग की कुर्सी मिली है। वहीं से मैं उसकी पावर और कुर्सी दोनों एक साथ उससे छीन लूंगा। छिपने दो उसे, जब तक वो छिप सकता है। अर्जुन फिर कहता है, जब तक हम यहाँ हैं, जैक से कहो मुंबई में वो सब संभाले। विराज ओके बॉस बोलकर वहां से चला जाता है। फिर अर्जुन मयंक से कहता है, क्या मिस्टर बंसल तक वो डिजाइन पहुंच गए? मयंक कहता है, जी सर, उन्होंने कहा है कि हीरो हीरोइन से डिस्कस करके वो कल तक हमें जवाब देंगे। मयंक हिचकिचाते हुए अर्जुन से पूछता है, सर क्या हुआ है, आज आप इतना परेशान क्यों हैं? तो अर्जुन कहता है, कुछ नहीं, तुम जाओ और मेरे लिए एक कॉफी भेज देना। मयंक ओके सर बोलकर वहां से चला जाता है। अर्जुन मन ही मन में सोचता है, पता नहीं क्यों आज मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। अब और देर नहीं करनी चाहिए मुझे, जल्द से जल्द उसको यहाँ लाना होगा, कहीं वो फिर से मुझसे दूर ना हो जाए। नहीं नहीं, मैं जल्द ही उसे लेने जाऊंगा। और ये सोचते हुए वो फिर से वो काम में लग जाता है। रात का समय, मेहरा हाउस। डिनर करने के बाद सब हॉल में बैठे थे। राजीव लक्ष्य से कहता है, तू अभी तक गया नहीं एयरपोर्ट अक्ष को लेने के लिए? तो लक्ष्य बोलता है, अभी टाइम है डैड। राजीव जी कहते हैं, बेटा, रास्ते में ट्रैफिक भी मिल सकता है, अच्छा होगा कि तुम पहले निकल जाओ। लक्ष्य सोफे से उठते हुए कहता है, ठीक है डैड, जाता हूं बोलकर जाने लगता है। तभी नीरा कहती है, लक्ष्य भाई, मैं भी साथ चलूं भाई को लेने? तो लक्ष्य बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, अगर इतनी रात को भाई तुझे बाहर देखेंगे तो डांट मुझे पड़ेगी और सारे रास्ते मेरे कान खाएगी तू, वो अलग। नहीं, मैं अकेले ही जा रहा हूं। और बाय बोलकर लक्ष्य घर से चला जाता है। नीरा फिर वही सोफे पर पिल्लो को सीने से लगाकर बैठ जाती है। 1 घंटे बाद मेहरा हाउस की डोर बेल बजती है तो नीरा खुश होते हुए खड़ी होती है और भाई आ गए बोलते हुए भाग कर गेट खोलने चली जाती है। राजीव जी मन में सोचते हैं, इतनी जल्दी? राजीव जी कुछ बोलते उससे पहले ही नीरा ने गेट खोल दिया। अचानक से 8 से 10 लोग घर में घुस जाते हैं और गेट को अंदर से बंद कर देते हैं। उसमें से एक ने पीछे से नीरा के जोर से बाल पकड़कर खींचे तो नीरा की दर्द से आह निकल गई और उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई। राजीव जी जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, छोड़ो मेरी बेटी को। और कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए तुम्हें? तभी 2 लोगों ने आकर राजीव जी को पकड़ लिया और उन्हें मुक्के और लातों से मारने लगते हैं। नीरा रोते हुए कहती है, मेरे डेडा को मत मारो। राजीव जी उनसे छूटने की कोशिश करते हैं। तभी माणिक की आवाज आई, तेरी बेटी, और फिर जोर से हंसने लगता है। माणिक बोलता है,
मुझे तो लगा ये उसकी बेटी है और तू कह रहा है ये तेरी बेटी है। राजीव जी घबराते हुए बोलते हैं, ये मेरी बेटी है, मेरी, छोड़ दो उसे। नीरा रोते हुए बोलती है, जिड़ा बहुत दर्द हो रहा है। माणिक ने अभी भी उसके बाल पकड़ रखे थे। तू सच ही कह रहा है मेहरा, ये उसकी बेटी नहीं हो सकती, और जोर से नीरा को फर्श पर पटक देता है। नीरा दर्द से जोर से चिल्लाई। दर्द से उसकी आंखों के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। राजीव जी उन लोगों से हाथ छुड़ाकर नीरा की तरफ भागे और उसे सीने से लगा लिया। नीरा ने वैसे तो मार्शल आर्ट सीखा हुआ था, पर इतने लोगों को एक साथ देखकर वो बहुत डर गई थी। सबने उसे इतने प्यार से जो रखा था, ऐसा कुछ होगा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तभी माणिक बोलता है, बिल्कुल सच कहा तूने मेहरा, ये उसकी बेटी नहीं है। केसर गुस्से से बोलता है, ये क्या कह रहा है तू माणिक? तो माणिक बोलता है, सही तो कह रहा हूं यार। क्या तूने उसे कभी रोते हुए देखा था? क्या ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखा था? वो तो हर घड़ी शेरनी के जैसे हमको खाने को दौड़ती थी, और इसको देख कैसे भीगी बिल्ली की तरह रो रही है। केसर नीरा के पास घुटनों के बल बैठकर उसको गर्दन से पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाता है और बोलता है, ये तो अपनी माँ जैसी बिल्कुल नहीं है, पर मेहरा इसकी आंखें और इसके चेहरे का क्या? ये क्यों हमें उसकी याद दिला रहा है? अभी सच बोलेगा या फिर ऐसा बोलकर केसर नीरा की गर्दन पर पकड़ और तेज कर देता है। नीरा को अब सांस लेने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। वो अपने हाथों से केसर के हाथों पर मारकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। राजीव केसर के पैरों में गिरकर रोते हुए, मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरी ही बेटी है, इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। केसर राजीव जी को लात मारकर खुद से दूर कर देता है और नीरा की गर्दन छोड़ देता है। नीरा जोर जोर से सांस लेने लगती है। माणिक अपनी बैक साइड से बंदूक निकालता है और एक हाथ से नीरा के चेहरे को जोर से पकड़कर उसके चेहरे पर बंदूक घुमाते हुए बोलता है, खूबसूरती तो तुझे विरासत में मिली है। तेरी माँ भी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से उसे मारना पड़ा था, और आज उसी की वजह से तुझे भी मारना पड़ रहा है। नीरा हैरानी से सारी बात सुन रही थी। उसकी नजर बार बार राजीव जी की तरफ जा रही थी। राजीव जी रोते हुए बोलते हैं, छोड़ दो मेरी बेटी को, वो मासूम है, बच्ची है वो। माणिक बोलता है, ले छोड़ दिया तेरी बेटी को। ऐसा बोलकर नीरा को खुद से दूर कर देता और उसे गोली से शूट कर देता है। गोली नीरा के सीने में लगती है। नीरा जैसे ही गिरने वाली होती है तो राजीव जी भागकर उसे थाम लेते हैं और जमीन पर बैठ जाते हैं और प्रिंसेस प्रिंसेस कहकर रोने लगते हैं। तभी केसर अपने लोगों को इशारा करता है। सभी लोग पूरे घर में फैल जाते हैं। सभी फिर एक एक करके कमरों से बाहर आते हैं और बोलते हैं, बॉस, सभी जगह देख लिया, घर में और कोई नहीं है। माणिक राजीव जी से कहता है, चल मेहरा, अब तेरा टाइम भी हो गया है। पिछली बार तुझे छोड़कर जो गलती की थी हमने, आज उसे हम आज सुधार लेते हैं। ऐसा बोलकर वो राजीव जी को भी गोली मार देता है। केसर अपने साथियों से बोलता है, जाकर इस लड़की को चेक करो कि वो मरी कि नहीं। केसर का एक साथी नीरा के पास जाकर उसकी नाक के नीचे अपनी अंगुली रखकर देखता है और बोलता है, बॉस, सांसें नहीं चल रही है, मर गई है ये। माणिक कहता है, चलो अब सब यहाँ ज्यादा देर तक रुकना सही नहीं होगा। ऐसा बोलकर एक एक करके सब वहां से चले जाते हैं।